नमस्कार, मैं हूं लवी गुम्बर। सत्ता, साजिश और खून के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ी उस पहेली की जो पिछले 48 सालों से उलझी हुई है। आज भी जब जमीन से जुड़े किसी नेता की बात होती है तो सबसे पहले जो तस्वीर जहन में आती है वो है शास्त्री जी। 10 जनवरी 1966 को जब ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, उस समझौते की स्याही पूरी तरह से सूखी भी नहीं थी कि उसी रात शास्त्री जी की मौत की खबर आती है, जिसे सुनकर देश सन्न रह जाता है। तारीख 11 जनवरी 1966। पूर्वी सोवियत संघ में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और देश की राजनीति में खलबली मच जाती है। शास्त्री जी के शव को विशेष विमान के जरिए भारत लाया जाता है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री को आखिरी बार देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। शास्त्री जी की मौत की खबर ने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आधिकारिक तौर पर शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। जबकि उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने आरोप लगाया कि उनकी मौत जहर देने से हुई। कई लोगों का मानना है कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो जहर देने का सबूत है। मेरी माँ ललिता शास्त्री जी को बहुत संदेह था। उनको तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई वो नेचुरल डेथ नहीं थी और किसी प्रकार का कुछ फाउल प्ले हुआ, ऐसा उनका मानना था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जहाँ तक शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ वो एक रहस्यमय मृत्यु थी, मिस्टीरियस डेथ थी। उसमें ये बिल्कुल मैं इस बात से कभी अलग नहीं, मेरे विचारधारा रही। मैं हमेशा यही सोचता था कि बाबूजी की एक तरह से हत्या की गई। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उनकी नेचुरल से मृत्यु होती तो फिर आप उसको अलग देखते, लेकिन इसमें एक रहस्य जरूर था और मिस्टीरियस डेथ थी। और इसके जांच न भारत सरकार ने कराई, न उस समय की यूएसएसआर गवर्नमेंट ने कराई। शास्त्री जी की अचानक हुई मौत से पूरा देश सख्ते में था। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे। उनकी इस लोकप्रियता और करिश्माई व्यक्तित्व को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को कुछ पीछे पलटना होगा। In the early hours of Wednesday, May the 10th, taken ill, this time seriously. Thousands of anxious, distraught people rushed to the Prime Minister's residence to get news of his condition. A few moments before 2 o'clock, as the news spread, the very heart of India seemed to break. सत्ताईस मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद हिंदुस्तान की राजनीति फिर एक बार दोराहे पर आ चुकी थी। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, नेहरू के बाद कौन? देश में शासन को चलाने के लिए गुलजारी लाल नंदा को कैटेकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब देश की राजनीति में बने शून्य को भरने की जिम्मेदारी मिली कांग्रेस के कामराज को। कामराज के सामने चुनौती थी कि बिना किसी विवाद और राजनीतिक उठापटक के देश को एक कुशल और जिम्मेदार नेतृत्व देने की। कामराज के सामने उस वक्त 2 विकल्प मौजूद थे, जिनमें से एक नाम था मोरारजी देसाई और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। कामराज के सामने कड़ी चुनौती थी ऐसे नेता को देश के सामने लाना जो सर्वमान्य हो
और वो पंडित नेहरू की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा सके। देखिए, ऐसा है कि हाँ, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि आप जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपका हैंडीकैप क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा हैंडीकैप ये है कि मैं जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी हूँ। तो इस बात को वो समझते थे कि जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी होने के नाते, सक्सेसर होने के नाते उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका स्टेचर जो है वो बहुत छोटा हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस सब के चलते, क्यों उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी कमी ये है कि मैं जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन उन्होंने सूझबूझ से, अपनी कटिबद्धता, अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अपनी एक विचारधारा के माध्यम से उन्होंने अपना स्थान भारतीय राजनीति में ऐसा पैदा किया कि उनकी गिनती आज भी देश के सर्वोच्च महापुरुषों में की जाती है। कामराज कांग्रेस को इस तरह से राजनीतिक संकट से उभारने के लिए जाने जाते थे। कांग्रेस में अपने पद को छोड़कर पार्टी के लिए काम करना आज भी कामराज मॉडल के रूप में जाना जाता है। कई दौर की राजनीतिक बैठकों और आम राय लेने के बाद कामराज जिस नतीजे पर पहुंचे वो नाम था लाल बहादुर शास्त्री का। शास्त्री जी जिस दौर में प्रधानमंत्री बने उस समय देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, जिनमें से एक भयंकर खाद्यान्न संकट और दूसरा सीमा पर सुरक्षा। शास्त्री जी ने इन दोनों ही गंभीर मुद्दों से मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाए वो आज के दौर की स्वार्थ भरी राजनीति में दूर दूर तक संभव नहीं है। देश में उस समय पर अनाज की भारी कमी थी और साथ ही सीमा पर दुश्मन रह रहकर हमला कर रहे थे। ऐसे में शास्त्री जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें नया जोश भरने के लिए एक नारा दिया और वो नारा था जय जवान जय किसान। आज हमारे देश के लिए जरूरी ये नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान जय किसान। इस नारे ने देश की रगों में एक नया उबाल पैदा किया। उस समय अमेरिका ने भारत को PL-480 के तहत गेहूं की मदद की। इस गेहूं की स्थिति बहुत खराब थी। शास्त्री जी ने इस मदद को नकार दिया और साथ ही देश के लोगों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार के साथ की। मैं ये कहूँगा कि जिस समय ये संकट था उसमें अनाज का संकट था और अनाज की पूर्ति कैसे की जाए, तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और प्रधानमंत्री थे बाबूजी। तो बाबूजी ने बड़ा सरल तरीका उसका ढूंढा। हमको सबको बुलाया, परिवार को, और एक साथ बैठकर बात करते हुए कहा कि आज से हम लोग एक हफ्ते तक, एक दिन नहीं, एक हफ्ते तक रात्रि के समय भोजन नहीं करेंगे। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बड़े भाई के लड़के थे, मतलब पोते पोती, नाती नतनी जो थे, उनके लिए कहा कि इन लोग को फल दे दिया जाए, दूध दे दिया जाए, लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे, अनाज नहीं बनेगा। तो उन्होंने एक हफ्ते तक हम लोगों को सबको उपवास कराया। शास्त्री परिवार में एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जला। एक हफ्ते के बाद उन्होंने फिर हम लोग को बुलाया, कहा कि अब आप भोजन कर सकते हैं और हम केवल इतना ही कहेंगे कि एक दिन हफ्ते में सोमवार को हम लोग नहीं खाएंगे। तो मैंने बाबूजी को एकदम पकड़ लिया। मैंने कहा क्या बात है, आपने एक हफ्ते हमको उपवास कराया, क्या कारण था? तो बाबूजी ने कहा कि आज आपको पता चल जाएगा। फिर उस समय ये दूरदर्शन वगैरह नहीं था, बहुत कम था। तो उन्होंने आकाशवाणी पर अपील किया लोगों से और कहा कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन अनाज छोड़ दीजिए। देश खराब आर्थिक हालातों से जूझ रहा था। ऐसे में एक और चुनौती देश के सामने आ खड़ी हुई। 1962 में चीन से मिली हार के बाद भारतीय सेना अपना मनोबल जुटा ही रही थी कि पाकिस्तान ने साल 1965 में मई और जून महीने में गुजरात के कच्छ के रण पर हमला कर दिया और इस हमले में कंजरकोट इलाके को अपने कब्जे में ले लिया।
रण ऑफ कच्छ को लेकर शास्त्री जी ने सीधे टकराव से बचने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल आयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की आंखों में एक सपना पल रहा था, और वो था जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे से अलग करने का। पाकिस्तान ने उस वक्त सोचा कि भारतीय फौज चीन से मिली हार के बाद पूरी तरह से तैयार नहीं है और उनके प्रधानमंत्री किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से बच रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि यह भारत पर हमले का सही वक्त है। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत के छंब सेक्टर में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत भारी गोलाबारी की। छंब भारत की कमजोर कड़ी था और छंब पर कब्जे का मतलब था कि जम्मू कश्मीर से भारत का संपर्क टूट जाना। पाकिस्तान ने छंब में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब वक्त था शास्त्री जी के लिए बड़ा फैसला लेने का, और शास्त्री जी के एक फैसले ने इस पूरी लड़ाई का रुख पलट कर रख दिया। हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से। क्योंकि पाकिस्तान ने जब हमला किया भारत पर, तो शास्त्री जी को ये बर्दाश्त नहीं था और उन्होंने अपने आर्म फोर्सेस से फौजों से कहा कि आप इसका जो है ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे, और चाहे हमें उनके सीमा के अंदर जाके लड़ाई लड़नी पड़े, हम को लड़ाई लड़नी चाहिए। 7 से 20 सितंबर के बीच सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों देशों के करीब 400 तोपें एक दूसरे के सामने आग उगल रही थीं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 97 अमेरिकी पैटर्न टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया और करीब 29 टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। पूरा आसमान गोला बारूद की गूंज से थर्रा उठा। भारतीय सेना तेजी के साथ पंजाब की सीमा से लाहौर की तरफ बढ़ रही थी और कश्मीर के हाजीपीर इलाके पर भारत का कब्जा हो गया था। लाहौर केवल कुछ ही घंटों की दूरी पर था। जब लड़ाई शुरू हुई तो फिर देखा, खास करके जो टैंक बैटल्स हुई, मेरी रेजिमेंट 4 हॉर्स, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं, तो उन्होंने तकरीबन 76 दुश्मन के टैंक को बर्बाद किया, पैटर्न टैंक्स को, और तकरीबन 17 RCLs रिकॉइललेस गन्स। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। और वो क्योंकि एक तो ये दोनों फौजें एक ही थीं, इंडियन आर्मी, अनडिवाइडेड इंडिया की अनडिवाइडेड इंडियन आर्मी, तब तक तो ये विश्व में बहुत कारगर मानी जाती थी। 2 लड़ाइयों में, 2 महायुद्धों में विश्व ने देख लिया था। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि एक गोला अगर टैंक को लग जाए तो उसमें वो अब टैंक छोड़ दो। वहाँ एक मज़हब को गलत पहलू देके ये उनका ट्रेडिशन हो गया कि गोला लगे तो बस टैंक को छोड़ो, क्योंकि अगर टैंक को आग लगी तो आग लगी तो जहन्नुम जाओगे। इसलिए वो एक गोला लग के टैंक छोड़ के उनका जो टैंकों का नुकसान हुआ वो हमसे बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे तो कई टैंकों पे 2-2, 3-3 गोले लेके भी हमने वो लड़ाई लड़ते रहे। इसी बीच दोनों देशों पर समझौते का दबाव बढ़ता जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस के दबाव के बाद 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम पर प्रस्ताव पारित किया गया और 22 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का आदेश भी जारी कर दिया गया। 22 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने अपने यहां युद्ध विराम का ऐलान किया।
आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. सितंबर महीने में दोनों देशों के बीच युद्ध रुक गया था, पर खत्म नहीं हुआ था। दोनों तरफ से रह रहकर गोलीबारी होती रही। तब तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए दोनों देशों को ताशकंद बुलाया। शास्त्री जी ताशकंद के लिए रवाना हुए और उसके बाद उनका शव भारत आया। शास्त्री जी के शव का न तो दिल्ली में और न ही रूस में पोस्टमार्टम किया गया। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री के कई बार सवाल उठाने के बाद भी इस घटना की कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बताया गया कि शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तो उनके शरीर पर नीले और सफेद निशान कैसे थे? तो हम चारों भाई उस कमरे में थे जहाँ पे पंडित वगैरह सब लोग थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और हम गंगा जल से प्रभु जी को शरीर को नहला रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने स्वयं देखा पूरा, क्योंकि उनका कोई वस्त्र उनके ऊपर नहीं था, सब जगह धब्बा था। उनका चेहरे पे पूरा नीला और सफ़ेद धब्बा था यहाँ तक, और लगभग एक वी टाइप का था ऐसा, मतलब नीचे बिल्कुल गोरा सफ़ेद, बिल्कुल अच्छे, उनका रंग अच्छा था, साफ था, तो गोरे रंग था उनका, लेकिन यहाँ तक उनका सारा शरीर नीला था। शास्त्री जी की मौत को लेकर कई तथ्य थे जो इसे रहस्यमयी बना रहे थे। जैसे जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे वहां कोई अलार्म या टेलीफोन नहीं था। शास्त्री जी का भोजन हमेशा उनका नौकर रामनाथ बनाता था, लेकिन क्या वजह थी कि उस दिन उनका भोजन जान मोहम्मद ने बनाया? जान मोहम्मद उस समय मॉस्को में भारत के राजदूत टी.एन. कॉल के नौकर थे। बाद में जब शास्त्री जी की मौत की जांच के वक्त उनके नौकर रामनाथ और उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुग की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ऐसे कई सुलगते सवाल हैं जो शास्त्री जी की मौत को संदिग्ध बनाते हैं। शास्त्री जी की मौत की जांच को लेकर राजनारायण समिति का गठन किया गया था, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ताशकंद में हुई शास्त्री जी की मौत 48 साल बाद भी अनसुलझी हुई है। उनकी मौत से जुड़े कई रहस्य हैं जो अब भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। शास्त्री जी की मौत की जांच को लेकर एक आरटीआई भी दाखिल की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ताशकंद में शास्त्री जी की मौत को लेकर कई बातें थी जो इस ओर इशारा कर रही थी कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी। हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे सत्ता, साजिश और खून के अगले एपिसोड में। अगले हफ्ते ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। इसके अनुसार दोनों देश अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से तय करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते के तहत यह भी तय किया कि आर्थिक, व्यापारिक और संचार संबंधों को फिर से मजबूत करने पर विचार किया जाएगा।